मॉर्निंग चिल्ड्रन, टुडे विल डिस्कस द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, या हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, डिफरेंट रूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहला जो रूल होता है वो N+L रूल है, एंड देन विल डिस्कस अबाव प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हुन रूल एंड सम ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। What is the N+L rule? This rule tell us about the increasing order of energy, which orbital has a lower energy and which one has a higher energy. So on basis of N+L rule we can arrange the orbital on that increasing order of energy. So it has 2 points. Orbital with lower value of N+L have lower energy. जिनकी N+L की वैल्यू लो होती है उनकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है. और सेकेंड वन, if the two orbital have the same value of N+L, then orbital with lower value of N will have a lower energy. अगर किसी दो ऑर्बिटल के लिए N+L की वैल्यू सेम आ रही है, देन द ऑर्बिटल विथ लोअर वैल्यू ऑफ N विल हैव लोअर एनर्जी. एन हियर इज N इज़ अ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड L इज़ अ अजीमुथल क्वांटम नंबर. अब इसमें एक एग्जांपल लेके चलते हैं हम लोग कि ऑर्बिटल है, सपोज हमने यहाँ पे ले लिया 1s एंड हमने क्या ले लिया 2s. 1s में n कितना हो गया 1 और s के लिए l की वैल्यू कितनी होती है 0. तो यहाँ पे इसका सम हो जाएगा 1 + 0 इक्वल टू कितना आएगा 1. हेयर 2 + 0 इक्वल टू कितना आएगा 2. इट शोज दैट कि जो एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल है इज़ मोर देन द 1s ऑर्बिटल, क्योंकि N+L की वैल्यू यहाँ पे कितनी ज़्यादा है, 2 है. दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं. अगर हम यहाँ पे ले रहे हैं, क्या ले लिया हमने, 2s ले लिया और 2p ले लिया. तो यहाँ पे n कितना है 2 प्लस l की वैल्यू कितनी है 0. यहाँ कितना है 2 प्लस l की वैल्यू कितनी होगी, p के लिए l की वैल्यू 1. तो इसका सम कितना हो जाएगा 3. यहाँ कितना हो जाएगा 2. तो किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, जिसके लिए N+L की वैल्यू ज़्यादा है, यानी 3 इज़ मोर देन 2. तो 2p हैज़ मोर एनर्जी देन 2s. तो अभी यहाँ समझ में आ गया 1s की एनर्जी 2s से कम है, 2s की एनर्जी 2p से कम है. अब हम देखते हैं कोई और. जैसे अगर हम यहाँ ले लें 4s एंड 3d. तो 4s में देखो तो यहाँ पे एनर्जी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 4 + 0 और यहाँ आ जाएगा 3 प्लस l के लिए d की वैल्यू कितनी थी 2. ये आ गया 5, ये आ गया 4. अब देखो यहाँ पे 4s की एनर्जी है वो 3d से कम होती है. क्यों? क्योंकि 4s के लिए N+L की वैल्यू 4 है और इसके लिए N+L की वैल्यू कितनी है 5. इसके अलावा अगर हम देखें कुछ और एग्जांपल ले, हमने यहाँ पे ले लिया, क्या ले लिया 3d ले लिया और क्या ले लिया 4p ले लिया. तो 3d के लिए N+L की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 + 2. 4p के लिए कितनी हो जाएगी 4 + 1. यानी दोनों के लिए वैल्यू कितनी आ रही है 5 एंड 5. अब यहाँ पे हम सेकेंड रूल को पढ़ेंगे कि टू ऑर्बिटल हैव द सेम वैल्यू ऑफ N+L. तो यहाँ पे N+L की वैल्यू कितनी आ रही, सेम आ रही है. देन ऑर्बिटल विथ लोअर वैल्यू ऑफ N. तो लोअर वैल्यू ऑफ N किसके लिए, ये लोअर वैल्यू N की विल हैव लोअर एनर्जी. तो यहाँ पे 3d की एनर्जी होगी वो 4p से क्या होगी, कम होगी. तो आप सिंपली याद रखिए कि आपको N+L रूल में 2 पॉइंट ध्यान रखने हैं. ऑन बेसिस ऑफ दैट वी कैन अरेंज ऑल द ऑर्बिटल इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी. अब इसी पे बेस हमारे पास जो रूल है ये हमने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं. 1s के लिए N+L की वैल्यू 1 है, 2s के लिए 2 है, 2p के लिए 3 है, 3s के लिए 3 है और 3p के लिए 4 है. तो अगर हम इसको अरेंज करें तो सबसे कम एनर्जी किसकी होगी 1s की, उससे ज़्यादा किसकी होगी 2s की, उससे ज़्यादा किसकी होगी 2p और 3p. 3s दोनों के लिए 3 और 3 है, लेकिन क्योंकि जिसके लिए n की वैल्यू कम होती है उसकी एनर्जी कम होगी. तो 2p फिर किसका हो जाएगा 2 और 3s, फिर उससे ज़्यादा किसकी होगी 3p. ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी मिल जाता है ऑफ द ऑर्बिटल. ठीक है. इसी पे बेस हमारा जो सबसे पहला रूल है वो क्या है, अबाव प्रिंसिपल, फीलिंग ऑफ ऑर्बिटल इन एटम, फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, इन ऑर्बिटल इन एन एटम. तो अबाव प्रिंसिपल क्या कहता है कि इन द ग्राउंड स्टेट, व्हाट इज अबाव, अबाव का मतलब होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी. इंक्रीजिंग ऑर्डर, अबाव कहता है कि इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम द ऑर्बिटल आर फील्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी. ऑर्बिटल जो फील होते हैं वो किस ऑर्डर पे फील होते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जीज. तो द ऑर्डर इन विच द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल इंक्रीजेस, ये ऑर्डर हमने यहाँ पे लिख के रखा है. देखो 1s लोएस्ट एनर्जी, N+L 1 है, फिर देन उससे बड़ा 2s, उससे ज़्यादा एनर्जी 2p, 3s 3p, देन 4s, देन 3d, देन 4p. हमने अभी देखा था कि 4s की एनर्जी जो है वो 3d से क्या है, कम है. तो वो क्यों है, क्योंकि यहाँ पे N+L की वैल्यू 4 है और यहाँ N+L की वैल्यू क्या आ रही थी 5. देन 4p 5s, अगेन देखो यहाँ पे भी वही चीज़ हमको दिखाई देती है.
तो ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। और जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते तब हम इसी को अरेंज करते चलते और इसी ऑर्डर में हम इलेक्ट्रॉन फिल करते जाते हैं। ठीक है, ये अबव प्रिंसिपल को आप कैसे, वो हमने वहाँ पे ऑर्बिटल लिखा कि एनर्जी का ऑर्डर, तो अबव प्रिंसिपल हम इस वे में भी बताते हैं कि देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम लाइन से लिखते चलते 1s 2s 2p 2s सॉरी 2p, यहाँ 3s 4s, और फिर करते क्या, ऊपर से नीचे की ओर काटते हैं। क्या करते हैं, हम ऊपर से नीचे की ओर काटते हैं और फिर उसके हेड को क्या करते हैं, टेल से ऐसे मिला देते हैं और इसी ऑर्डर में हम अपनी नज़रों को घुमाते हैं और फिर देखते चलते हैं कि किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो अब यहाँ पे अगर हम अरेंज करें तो देखो सबसे कम एनर्जी किसकी है, 1s की, उसके बाद 2s की एनर्जी उससे ज़्यादा है तो 1s, फिर क्या आएगा 2s, फिर उससे आगे देखो क्या आएगा 2p, देन 3s, देन 3p, देन 4s, 3d, 4p, 5s। तो ये ऑर्डर ऑफ एनर्जी हो जाता है। इस सबसे कम एनर्जी किसकी होगी हमारे पास यहाँ पे, 1s की, उससे ज़्यादा किसकी है 2s की, फिर उससे ज़्यादा 2p की हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर हम अरेंज करेंगे तो फिर किसकी होगी 3s, देखते जाओ, फिर किसकी होगी 3p, फिर किसकी हो जाएगी 3d, उसके बाद अगर हम देखेंगे तो 4s, देन 4p। तो ये ऑर्डर ऑफ एनर्जी और इसी ऑर्डर में हम फिल करते जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। तो ये अब वो प्रिंसिपल का डायग्राम है, अगर आप इसको याद कर ले एक बार तो वी कैन ईजिली अंडरस्टैंड द इलेक्ट्रॉनिक, वी कैन ईजिली फिल द इलेक्ट्रॉन इन द एनी ऑर्बिटल और एनी एटम्स, और वी कैन राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी एटम। ठीक है, इसको लिखना बहुत आसान है। अगर आप बनाते हैं तो ध्यान से गौर से देखिए, आप 1 से लेके 8s तक यहाँ पे लिख लीजिए लाइन से, फिर एक ऊपर से कम कर दीजिए, एक नीचे से कम कर दीजिए, फिर 2 से लेके 7 तक p ऑर्बिटल लिखिए, फिर एक ऊपर से कम कर दीजिए, एक नीचे से कम कर दीजिए, फिर 3 से लेके 6 तक आप d ऑर्बिटल लिखिए, फिर एक ऊपर से कम करिए, एक नीचे से कम करिए, एंड 4f एंड 5 लिखिए। और आप फिर क्या करिए, इसको ऐसे इस डायरेक्शन में काटते चलिए, बिल्कुल ऐसे देखो ये कटता जा रहा है। एरो बनाना है ऊपर से नीचे की ओर, कैसे बनाना है, ऊपर से नीचे की ओर, और फिर इसी के हेड से टेल की ओर होते हुए आप नज़रों को घुमाते चलिए और देखते चलिए, जो नेक्स्ट आएगा उसकी एनर्जी उतनी ऑर्डर में बढ़ती जाएगी। तो 1s से ज़्यादा 2s, 2s से ज़्यादा 2p, 2p से ज़्यादा 3s, 3s से ज़्यादा 3p, 3p से ज़्यादा 4s, 4s से ज़्यादा 3d, 3d से ज़्यादा 4p, 4p से ज़्यादा 5s। दिस इज़ द ऑर्डर ऑफ एनर्जी एंड दिस इज़ कॉल्ड अबाव प्रिंसिपल। What is next? Next is the Pauli exclusion principle. What is Pauli says exclusion principle कि हमने पढ़ा था कि एक ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मैक्सिमम, और जो भी दोनों इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका स्पिन हमेशा क्या होता है, अपोजिट होता है। ठीक है, तो अपोजिटली मूव करते हैं। तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट no two electron in an atom can have the same set of 4 quantum number। किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए एटम में चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। अनदर स्टेटमेंट इज देयर कि ओनली 2 इलेक्ट्रॉन में एग्जिस्ट इन द सेम ऑर्बिटल एंड दिस इलेक्ट्रॉन मस्ट हैव अपोजिट स्पिन। जो सेकेंड तो हमारा क्या था कि किसी भी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और उनका जो स्पिन होगा वो हमेशा क्या होगा, अपोजिट होगा। तो दे आर द स्टेटमेंट कि एनी इफ़ यू टेक 2 इलेक्ट्रॉन्स, कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन ले लीजिए, उनके चारों क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकते। वी कैन अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ वन एग्जांपल। सपोज हमने 1s2 ले लिया, क्या ले लिया हमने 1s2, इट मीन्स एस ऑर्बिटल हैविंग हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन। अब हम इस 1s2 में लिखना शुरू करें, अगर हम इसके लिए चारों क्वांटम नंबर लिख दें n, l, m और s। पहले इलेक्ट्रॉन के लिए लिखेंगे तो n की वैल्यू 1 है, क्योंकि और इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में है तो l की वैल्यू 0 होगी। l जब 0 होता है तो m भी हमेशा क्या होता है, 0 होता है। और फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए सपोज करो कि यह +½ है। अब नाउ राइट द क्वांटम नंबर फॉर सेकेंड इलेक्ट्रॉन। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिमेन सेम, एजीमुथल रिमेन सेम, मैग्नेटिक रिमेन सेम, बट द इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, -½ तो 3 क्वांटम नंबर कैन बी सेम बट द 4th मस्ट बी डिफरेंट। इट शो कि 1 एटम कैन अकोमोडेट मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? एक ऑर्बिटल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। ठीक है, अगर 3, 4, 5 इलेक्ट्रॉन होंगे इन दैट कंडीशन की चारों क्वांटम नंबर क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, और जो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द नेक्स्ट इज द हुन रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हुन रूल्स क्या कहता है कि द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल belonging to the same subshell
does not take place until each orbital belonging to that subshell has got one electron each. It is singly occupied. कहने का सेंस ये है कि जो डिजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा इन ईच डिजेनरेट ऑर्बिटल्स विद द सेम स्पिन, और जब वो हाफ फिल्डेड हो जाएंगे तब उसके साथ अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो पेयरिंग स्टार्ट होगी, एंड द इलेक्ट्रॉन जो पेयरिंग करेगा वो उसकी अब स्पिन हमेशा अपोजिट होगी. तो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू द सेम सबशेल मीन्स ऑर्बिटल ऑफ द सेम सबशेल does not take place until each orbital belonging to that subshell has got one electron each. Now you can understand with the help of one example. Suppose we have a 3p3. We have 3p3. We know that कि p कितने ऑर्बिटल होते हैं p सबशेल में. p सबशेल में हमारे पास 3 ऑर्बिटल होते हैं, 1, 2 and 3 ऑर्बिटल्स. अब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास? 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं. यहाँ पे हमारा कंसेप्ट कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा विथ सेम स्पिन. इसका स्पिन हमेशा क्या होगा? सेम होगा. और ये 3 इलेक्ट्रॉन्स गए, तो यही कहता है पहला रूल हुंस का कि एक एक इलेक्ट्रॉन सब ऑर्बिटल में जाएंगे जो कि डिजेनरेट ऑर्बिटल से विद द सेम स्पिन. ठीक है. अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा देन द पेयरिंग विल स्टार्ट. सपोज यहाँ पे 3p3 की जगह क्या हो जाता? 3p4. तो पहले तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन जाते हैं, फिर एक पेयरिंग होती है और ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ अपोजिट स्पिन में आता है. समझ गए बात को? अगर सपोज करो कि यहाँ पे हमारे पास 3p3 ना होके क्या होता, 3p5 होता, तब आपका क्या हो जाता ये? तब आपका ये ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स आता. ये हो गया एक इलेक्ट्रॉन, पहले 1, फिर दूसरा, फिर ये हो जाता थर्ड इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन विद द सेम स्पिन. फिर उसके साथ हमारे यहाँ पे साथ क्या स्टार्ट होती? पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है. तो ये हमारा होता है हून रूल. क्या होती है? हून रूल. सॉरी यहाँ नहीं आता, 5 इलेक्ट्रॉन से, तो 5 इलेक्ट्रॉन होगा. ये क्या कहलाता है? हून रूल. क्लियर? अपॉन बेसिस ऑफ दिस 3 रूल वी कैन राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द वेरियस एलिमेंट. लेकिन हमने यहाँ पे बोरॉन लिखा, हम कुछ पहले इलेक्ट्रॉन में हमने यहाँ लिखा है, लेकिन एक पहले हम लिख के देख लेते हैं इधर. सपोज हमारे पास यहाँ पे सोडियम है. सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? हमारे पास 11 है. इट मीन्स इट हैज़ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? 11 इलेक्ट्रॉन हमको फिल कराना है. कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो सबसे कम एनर्जी किसकी है? 1s की है. उससे ज़्यादा एनर्जी किसकी है? 2s की है. उससे ज़्यादा एनर्जी किसकी है? 2p की है. उससे ज़्यादा एनर्जी किसकी है? 3s की है. तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर करेगा? 1s में. s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? मैक्सिमम 2, p में 6, d में 10. अब हमको 11 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो यहाँ पे आ गए 2, फिर यहाँ आ जाएंगे 2, क्योंकि ऐसा ऑर्बिटल 2 हो सकते हैं. अब कितने हो गए? 2 to 4. अब हमारे पास बचे 7, तो 6 इलेक्ट्रॉन p में आएंगे, तो ये हो गया 10 इलेक्ट्रॉन. रिमेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन गोज टू द s ऑर्बिटल. तो कॉन्फ़िगरेशन बिकम 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1. क्लियर? अब आइए देखते एक अनदर एग्जांपल. अगर हम यहाँ पे ले ले कुछ और ले लेते हैं. हम यहाँ पे हमने यहाँ पे ले लिया नाइट्रोजन. सपोज नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7. तो हमारा कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 1s2, 2s2, कितने हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन. हाउ मेनी आर लेफ्ट? 3 इलेक्ट्रॉन्स. तो वो कहाँ जाएंगे? p ऑर्बिटल में. तो न्यू कॉन्फ़िगरेशन बिकम 2p3. तो ये हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p3. ठीक है. इन द सेम वे वी कैन राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स. नाउ सम एग्जांपल आर हियर. लेट्स सी. देखो कार्बन है, जैसे कार्बन में कितना एटॉमिक नंबर होता है? 6. तो हमको 6 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो हमने भर दिए 1s2, 2s2, 2p2. हो गया 6 इलेक्ट्रॉन. और नाइट्रोजन बताई दिया. ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 8. हाउ मेनी? 8 इलेक्ट्रॉन. तो 8 भरने हैं हमको. तो अब हम 8 फिल कर रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा हो गया गड़बड़. देखो इसको लिख देते हैं 1s2, ये हो जाएगा 2s2, और क्या हो जाएगा? 2p4. क्या हो जाएगा? 2p4. तो 1s2, 2s2, 2p4. ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन हो गया फॉर ऑक्सीजन. ठीक है. और देख लो फिर एग्जांपल में बहुत सारे एग्जांपल है. नियॉन देखो, नियॉन का 10 होता है, तो 1s2, 2s2, 2p6, 6 to 8 to 10. सोडियम लिखा ऑर्गेन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. ऑर्गेन का कितना होता है एटॉमिक नंबर? इट इज़ 18. यहाँ पे देखो 2 to 4, 6, 10, तो 18 आ गया हमारे पास. ठीक है. तो ये दिस इज़ द वे बाय विच वी कैन राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. अनदर वे कि आपको अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शॉर्ट में लिखना है, तब आपको नोबल गैसेस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखने. ठीक है.
जैसे अब नियॉन का देखो यहाँ एटॉमिक नंबर कितना होता है 10, ऑर्गन का 18 होता है, ये हम याद रखते हैं, इसका ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिक्स है। तो अगर हमें 10 से लेके 17 का एटॉमिक नंबर लिखना है किसी भी एलिमेंट का, तो हम क्या करेंगे, जैसे हमें सोडियम का लिखना है तो सोडियम को लिखने के लिए हम एक तरीका ये बना सकते हैं, पीछे चलते हैं हम लोग, तो हम यहीं पे लिख लेते हैं सोडियम का है। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना था हमारे पास 11। तो अगर हम 11 लिखना है तो हम एक और तरीका है, या तो हम पूरा लिखे इस तरीके से 1s2 2s2 2p6 3s1। अनदर वे कि आप यहाँ पे लिख दो नियॉन, नियॉन लिख दिया यानी 10 तक का आपका कंप्लीट हो गया 1s2 2s2 2p6। आगे जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है उसका कॉन्फ़िगरेशन लिख देते 3s1, ये आपका सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन होगा। ये भी एक तरीका है। इसके लिए बस ये है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस याद होने चाहिए इनर्ट गैसेस के, कि कौन सा एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कितना है। जैसे अगर हम सपोज़ करो कि ऑर्गन हमने यहाँ लिखा है, ऑर्गन कितना हमारे पास यहाँ पे 18 है। अब हम यहाँ पे कैल्शियम लिखना चाह रहे हैं, कैल्शियम एटॉमिक नंबर हमारे पास कितना आ गया 20। तो अब पूरा भी लिख सकते हैं आप, पूरा ना लिख के हम यहाँ क्या करेंगे ऑर्गन लिख देंगे। ऑर्गन का मतलब यहाँ पे देखो यहाँ पे 18 तक हो गया। अब 3p के बाद क्या होगा 4s, तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे 4s2। ये हमारा हो गया कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये शॉर्ट वे है, शॉर्ट फॉर्म है, बाय विच वी कैन ईजिली राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी अदर हायर एलिमेंट। क्लियर? सम मोर एग्जाम्पल। ये कुछ एक्सेप्शनल केसेस है हमारे पास, क्रोमियम है, कॉपर है, कैडमियम है, सिल्वर है, गोल्ड है। दे आर द एक्सेप्शनल केसेस। व्हाट आर द एक्सेप्शंस हियर? इफ़ यू राइटिंग द व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ क्रोमियम 24, तो 24 का अगर हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, अगर हम अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल लिखे, तो हमारे पास हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है, 4s2 एंड 3d कितना हो जाएगा हमारे पास 4। ये होगा कॉन्फ़िगरेशन। बट हमने यहाँ पे देखो क्या लिखा है 4s1 3d5, ठीक है ना। तो जब भी आपके पास कंडीशन आए तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है। इफ़ यू हैव अ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन s2d4 एंड इफ़ यू हैव अ कॉन्फ़िगरेशन s2d9, तो इसको आप चेंज कर देंगे कि इसमें s2d4 को s1d5 में चेंज कर देंगे और s2d9 को आप s1d10 में चेंज करेंगे। अब ऐसा क्यों करते? बिकॉज हाफ फील्ड ऑर्बिटल एंड द फुल फील्ड ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल देन एनी अदर कॉन्फ़िगरेशन। तो d4 की जगह d5 इज़ मोर स्टेबल, d9 की जगह d10 इज़ मोर स्टेबल। दैट्स वाई हम यहाँ पे क्या करते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन d5 एंड d10 कर देते। क्लियर? तो d5 configuration and the d10 configuration is more stable than any other configuration. That's why we are writing 4s2 4s1 3d5, and here we will write the 4s1 3d10 same as in the chromium, copper and the आगे जाएंगे तो सिल्वर में, गोल्ड में will follow the same order, ठीक है। Why? Because half filled and the full filled orbital are more stable. तो 4s2 जब भी हमें s2d4 मिलेगा उसको हम s1d5 में, और जब भी s2d9 मिलेगा उसको s1d10 में हम चेंज करेंगे। क्लियर? आगे बात समझ में? ठीक है। उसके अलावा हमारे पास कुछ और है, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनायंस एंड द केटायन, उसको हम थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास सपोज करो कि हमने लिखा स्कैंडियम, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 21। अब इसको हम लिख लेते हैं। ये हमारे पास जो अगर कॉन्फ़िगरेशन हम इसको लिखे तो हम डायरेक्ट अगर इसको लिख दे तो हीलियम नियॉन, यह हो जाएगा आर्गन, ये हो जाएगा 4s2 3d1, ठीक है। अब हमने अगर यहाँ पे लिखा Sc1 प्लस चार्ज केटायन, तो हमको पता है कि केटायन फॉर्म बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। Sc+1 जब बनेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव फ्रॉम द स्कैंडियम। अब जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है यहाँ पे, तो अब क्वेश्चन उठता है कि वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिमूव होगा। तो इलेक्ट्रॉन फील्ड जब भी होते हैं तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में होते हैं, पहले लोअर एनर्जी में आएंगे देन हायर एनर्जी में जाएंगे। तो क्योंकि 4s की एनर्जी 3d से कम है तो इलेक्ट्रॉन विल फर्स्टली इंटर इनटू द 4s देन इंटर इनटू द 3d। बट वेन एवर द इलेक्ट्रॉन रिमूव्स इट ऑलवेज रिमूव्स फ्रॉम द आउटर मोस्ट ऑर्बिटल। तो हियर द इलेक्ट्रॉन विल रिमूव फ्रॉम द 4s ऑर्बिटल। तो न्यू कॉन्फ़िगरेशन स्कैंडियम में जब भी आप लिखेंगे तो स्कैंडियम का एक इलेक्ट्रॉन कम होगा, तो यहाँ होगा ऑर्गन। इलेक्ट्रॉन 3d से नहीं निकलेगा, इंटर 3d में और लास्ट इलेक्ट्रॉन, बट द इलेक्ट्रॉन जब रिमूव होगा तो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल से रिमूव होगा, और आउटर मोस्ट 4s है बिकॉज 4 शेल का है एंड 3d इज द एलिमेंट ऑफ थर्ड शेल। ये हो जाएगा 4s1 एंड 3d1। क्लियर?
जब भी इलेक्ट्रॉन आप रिमूव करेंगे यू हैव टू रिमूव फ्रॉम द किससे, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल से। टेक अनदर एग्जांपल, लेकर हमने यहाँ पे बना दिया, जैसे अभी हमने लिखा था कॉपर 1+, या कॉपर ना लेके हम क्या ले लेते, कॉपर 2+ ले लेते। कॉपर 2+ हमारा एक बहुत कॉमन है कॉपर ना। कॉपर का भी हमने कॉन्फ़िगरेशन लिखा था, हीलियम नियॉन आया आ गया था आर्गन, फिर हमने लिखा था 4s13d10, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब हम कॉपर 2+ लिखेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएगा, 4s से, और एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, d ऑर्बिटल से जाएगा। तो जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास आर्गन, ये हो जाएगा 4s0 और ये हो जाएगा 3d9। समझ गए बात को। तो केटायन बनाते समय आपको ध्यान रखना है इस चीज़ को। एनायन के केसेस में अगर हम देखें तो एनायन में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम एक नेगेटिव चार्ज लगा रहे हैं तो आप सिंपली क्योंकि नेगेटिव चार्ज बनने का मतलब होता है इट इज़ फॉर्म बाय द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एडिशन जितने भी नेगेटिव चार्ज होंगे उतने इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, आप ऐड करिए और जैसे सिंपल कॉन्फ़िगरेशन फिल कर रहे थे वैसे ही कर दीजिए। जैसे Cl का कॉन्फ़िगरेशन अगर Cl- लिखे तो Cl का एटॉमिक नंबर 17 है। कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या होता है, अगर हम आउट ऑफ फोर्स हम लिखे तो नियॉन 3s2 3p5, ये कॉन्फ़िगरेशन है किसके लिए, हमारे पास क्लोरीन के लिए। जब हम Cl- के लिए लिखेंगे तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन बिकम कितने हो जाएंगे, 18। तो कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय क्या हो जाएगा आपका Ne, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 3s2, और यहाँ आपका कितना, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दीजिए, इट बिकम 3p6, ठीक है। तो जैसे आप फील करते वैसे आप फील करते चले जाएंगे। अगर यहाँ 2 चार्ज होता तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाते, देन इट बिकम 3s2 3p6 एंड 1 इलेक्ट्रॉन गोज टू द 4s ऑन ऑर्बिटल, तो बिकम 3s2 3p6 एंड 4s, ठीक है। समझ गए बात को। लास्ट टॉपिक हमारे पास है कि अभी हमने कहा कि यहाँ पे कि हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल देन एनी अदर कॉन्फ़िगरेशन। अब ऐसा क्यों होता है कि हाफ फील्ड हाईली स्टेबल है या फुल फील्ड हाईली स्टेबल है, तो आपको ध्यान रखना है वाई द हाफ फील्ड ऑर्बिटल इज़ हाईली स्टेबल। उसका कारण होता है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम हाफ फील्ड या फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो वो हाईली सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं इलेक्ट्रॉन इन हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड स्टेट, दैट्स वाई हाईली स्टेबल। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब, अगर सपोज करो हम D5 लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं हम लोग, D5, तो 1 2 3 4 5, तो अब D5 का मतलब होगा 1 इलेक्ट्रॉन इसमें, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें, अकॉर्डिंग टू होम रूल, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें। ये सिमेट्रिकल अरेंजमेंट है बिकॉज सभी ऑर्बिटल में इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है विद द सेम स्पिन, सेम अरेंजमेंट है, सिमेट्रिकल अरेंजमेंट। इसके अलावा अगर हमारे पास यहाँ D5 की जगह क्या होता, D6 होता, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ पे एक फुल फील्ड है, 4 क्या है, हाफ फील्ड है, ठीक है। अगर यहीं पे हमारे पास क्या होता, D4 होता, सपोज करो कि हमारे पास यहाँ पे D5 भी नहीं होकर D4 कॉन्फ़िगरेशन होता, तो जब D4 कॉन्फ़िगरेशन होता हमारे पास, तो 1 2 3 4, तो हमारे पास D4 में क्या होते, 1 2 3 एंड 4, यहाँ हमारे पास कोई नहीं होता, तो ये सिमेट्रिकल अरेंजमेंट नहीं है। तो लेकिन D5 के केस में क्या हो रहा है, D5 के केस में 5 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, D10 होंगे तो 5 ऑर्बिटल क्या होंगे, कम्प्लीटली फील्ड होंगे। डेट्स हम कहते हैं कि जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल इज़ मोर सिमेट्रिकल या फुल फील्ड ऑर्बिटल इज़ मोर सिमेट्रिकल देन एनी अदर कॉन्फ़िगरेशन, तो वो ज़्यादा स्टेबल होता है। उसके अलावा जो सेकेंड कारण होता है कि वाई हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड आर मोर स्टेबल, वो है एक्सचेंज एनर्जी। तो एक्सचेंज एनर्जी का कंसेप्ट क्या कहता है कि 2 or more electron with the same spin present in the degenerate orbital of a subshell can exchange their position, and the energy released due to this exchange is called exchange energy. The number of exchanges is maximum when the subshell is either half filled or the completely filled. As a result, the exchange energy is maximum and so is the stability is also maximum. वो कहते हैं कि होता क्या है कि जो 2 or more electron with the same spin present in a degenerate orbital, तो degenerate orbital में एक से ज़्यादा अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, उनकी स्पिन सेम है, तो वो आपस में क्या कर सकते हैं, अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर सकते हैं। जब वो एक्सचेंज करेंगे तो दे रिलीज़ एनर्जी, जिसको हम लोग एक्सचेंज एनर्जी कहते हैं। जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी उतना मिनिमम एनर्जी कंडीशन में सब्सटेंस जाएगा, उतना हाईली स्टेबल होगा। तो जितने भी हाफ फील्ड ऑर्बिटल होंगे उतना ज़्यादा एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है, उतना ज़्यादा एक्सचेंज एनर्जी होगी और उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी।
ठीक है, एग्जांपल देखो, हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया कि अगर हमारे पास 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है तो यहाँ पे 4 पॉसिबिलिटी है कि जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है वो अपनी पोजीशन कहाँ कहाँ एक्सचेंज कर सकता है, यहाँ 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 यहाँ, यानी टोटल 4 डिफरेंट एक्सचेंजेस आर पॉसिबल। ठीक है, कितने एक्सचेंज पॉसिबल है, 4, यहाँ 4 पॉसिबल है। अब ऐसी सेकेंड इलेक्ट्रॉन है वो अपनी पोजीशन यहाँ 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 एक्सचेंज कर सकता है, तो उसके कारण 3 एक्सचेंजेस पॉसिबल है। जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है वो सेकेंड वाला, ये सॉरी सेकेंड वाला यहाँ पे, फिर इसके कारण 2 एक्सचेंजेस पॉसिबल है। जो थर्ड इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ और यहाँ एक्सचेंज करेगा, फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहाँ और यहाँ एक्सचेंज करेगा, उसका एक एक्सचेंज पॉसिबल है। टोटल एक्सचेंज अगर हम यहाँ कैलकुलेट करें तो 4 प्लस कितना हो जाएगा, 2 प्लस 3 प्लस 1, तो कितना हो गया, 4 प्लस 3 7, 2 9 और 1 10 एक्सचेंजेस आर पॉसिबल। अगर इसमें ही एक इलेक्ट्रॉन कम होता, सपोज़ कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं होता, तब क्या होता है, यहाँ पे एक एक्सचेंज कम हो जाता है, यहाँ एक्सचेंज 3 हो जाते। ये इलेक्ट्रॉन ना होने के कारण, यहाँ इलेक्ट्रॉन ना होने के कारण ये एक्सचेंज पॉसिबल नहीं होता। तो टोटल एक्सचेंज यहाँ पे कितने होते, 2, यहाँ पे कितने हो जाते, 1। ठीक है ना, तो हमारे पास टोटल एक्सचेंज आता 3 + 2 + 1। ठीक है, तो वो कहते हैं कि एक्सचेंजेस घट जाते, तो जितने कम एक्सचेंज होंगे एक्सचेंज एनर्जी उतनी कम होगी, स्टेबिलिटी उतनी कम होगी। और ऐसे ही अगर फील्ड हो जाएगा तो वो भी एक्सचेंज में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करता है इन एक्सचेंज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन एक्सचेंज एनर्जी। क्लियर? तो दिस इज़ द ओवरऑल एक्सप्लेनेशन ऑफ, किसका एक्सप्लेनेशन है ये हमारे पास, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, थैंक यू।